कल यानी 23 अगस्त 2023 का दिन भारत और भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन, इमोशनल एंड प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा लगा कल इतिहास का गवाह बनकर और मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन का अद्भुत एग्जाम्पल। चंद्रयान 2 का सेटबैक देखो एक लेसन था और इसरो ने जबरदस्त बाउंस बैक किया। लॉन्च से पहले इसरो के चीफ ने बोला कि चंद्रयान 3 फेल सेफ है, इसके फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एक एस्पायरेंट ने मुझसे पूछा, सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? कॉन्फिडेंस देखो इसरो साइंटिस्ट की मेहनत और काम की वजह से था। उन्होंने सिस्टम को ऐसे बनाया था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रिडंडेंट थे, एक ने काम नहीं किया तो दूसरा करेगा, दूसरे ने नहीं किया तो तीसरा करेगा, तीसरे ने नहीं किया तो चौथा करेगा। पता नहीं इतनी लंबी चेन थी या नहीं थी, लेकिन यह भी प्रोविजन था कि कल अगर दिक्कत आती तो शायद लॉन्च को कल अवॉइड कर दिया जाता, फिर 29 डेज बाद लॉन्च होता। तो मतलब इस प्रकार से फेल सेफ सिस्टम बनाया गया था। ये सब कुछ देखो यूपीएससी एस्पायरेंट की जर्नी के समान है। यूपीएससी एस्पायरेंट्स भी अपनी जर्नी के दौरान बहुत सारे सेटबैक्स फेस करते हैं, लेकिन आप भी हर एक गलती से सीखिए, अपनी तैयारी को उतना ही फेल सेफ बनाइए जितना इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को बनाया। ऐसी तैयारी करो कि इसरो चीफ जैसा कॉन्फिडेंस आए कि तैयारी के फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। खैर, आज की डेट है 24 अगस्त 2023। वैसे देखो जाते जाते एक इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 3 चीज़ों का जबरदस्त एग्जाम्पल है ये। इसरो साइंटिस्ट हैं ये। 3 चीज़ें कौन सी यहां पर हैं बताइए? सबसे पहले साइंस, ये तो आपने बता दी होगी। दूसरे नंबर पे वुमेन एम्पावरमेंट, और तीसरे नंबर पे बताइए? तीसरे नंबर पे है ट्रेडिशन। यानी आज के समय में जो ये बातें बोली जाती है ना, मॉडर्नाइजेशन मतलब वेस्टर्न क्लोथ्स, कोई एथनिक क्लोथ्स पहनता है तो कहा जाता है कि तुम मॉडर्न नहीं हो। तो इस चीज को भी चैलेंज करती है ये तस्वीर, क्योंकि इन साइंटिस्ट से मॉडर्न तो ज्यादा कुछ को नहीं होगा जिसने चंद्रयान को चंद्रमा पर लैंड करवाया, पहुंचाया। तो साइंस प्लस वुमेन एम्पावरमेंट प्लस ट्रेडिशन, तीनों का संगम है ये तस्वीर। डेट आज की 24 अगस्त है। 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी से संबंधित। अच्छा आर्टिकल है, डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित। फिर एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, एजिंग वर्कफोर्स से संबंधित। हमारी वर्कफोर्स बूढ़ी हो रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो रहा है। सबसे लास्ट में आर्टिकल फिर से इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे, मेडिटेरेनियन सी में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर, इसका क्या नुकसान है, सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सोशल सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यह आर्टिकल लिखा गया है वरुण गांधी के द्वारा। देखो, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ना बेसिक्स की बात करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, सोशल सिक्योरिटी का मतलब बताइए। अगर एग्जाम में यूपीएससी पूछ लेती है तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे सोशल सिक्योरिटी की? एग्जाम्पल बताता हूं, फिर आप डेफिनेशन देखिएगा। नीता एक महिला है जो डोमेस्टिक वर्कर का काम करती है। अब देखो, नीता को ना सर्टेन लाइफ इवेंट्स के दौरान, मतलब कुछ लाइफ इवेंट्स के दौरान जो इकोनॉमिक असिस्टेंस नीता को प्रोवाइड की जाती है। जैसे देखो, मान लीजिए नीता इंजर हो गई काम के दौरान, घायल हो गई, अब वो काम नहीं कर सकती, तो ऐसी सिचुएशन में उसको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसी न किसी फॉर्म में। नीता माँ बनी है, उस समय वो काम नहीं कर सकती, उनके वेजेस का लॉस हुआ है, तो उस समय नीता को इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना। नीता के हस्बैंड की डेथ हो गई, नीता अनएम्प्लॉयड हो गई, नीता बूढ़ी हो गई, 60 साल से ज़्यादा उनकी एज हो गई, अब वो काम नहीं कर सकती, तो ऐसी सिचुएशन में उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी बुढ़ापा पेंशन। ये सब क्या है? ये सब है सोशल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन। अब आप डेफिनेशन देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा लिखने के लिए। सोशल सिक्योरिटी इज ए सिस्टम ऑफ सोशल प्रोटेक्शन that provides economic assistance to individuals and households facing certain life events। यानी कुछ लाइफ इवेंट्स के दौरान इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यह सोशल सिक्योरिटी है। भारत में सोशल सिक्योरिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? सरकार के द्वारा भी प्रोवाइड की जाती है, और कुछ
आप सिनेरियो देखोगे वहां पे जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं, प्राइवेट इंश्योरर्स हैं, उनके द्वारा भी प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ एग्जांपल से इस प्रकार से हैं, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ना फॉर एग्जांपल नीता है, नीता की जितनी सैलरी है ना 12% एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा और 12% सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो हर महीने नीता की सैलरी का इतना इतना जमा होता जाएगा नीता के प्रोविडेंट फंड में। इसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल इसमें मान लीजिए नीता बूढ़ी हो गई तो फिर 60 साल के ऊपर जितनी भी एज है, 60 साल आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसके ऊपर फिर सरकार पेंशन देती है, बुढ़ापा पेंशन। और सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, ये लेबरर के लिए है। चलो ये तो हमने थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस कर लिया, अब आर्टिकल पे आते हैं। राइटर का ये कहना है कि हमारे देश में देखो जो सैलरीड वर्कफोर्स है ना, सैलरीड वर्कफोर्स जिनको सैलरी मिलती है मंथली बेसिस पे, उसमें से 53% ऐसी हैं जिनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मतलब ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, वो अनएम्प्लॉयड हो गए तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बीमार हो गए, इंजरी हो गई, इस प्रकार के लाइफ इवेंट्स के दौरान उनको कोई इकोनॉमिक असिस्टेंस नहीं मिलती है। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? टोटल सैलरीड वर्कफोर्स में से 53%। और ये रिपोर्ट किसकी है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2021-22। ऐसे लोगों को कोई प्रोविडेंट फंड की एक्सेस नहीं है, पेंशन नहीं, हेल्थ केयर नहीं, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। और हमारे देश में नीचे के 20% जो सबसे ज्यादा गरीब है ना, उनमें से सिर्फ 1.9% वर्कफोर्स ऐसी है जिनको किसी प्रकार का ऐसा बेनिफिट मिलता है, यानी उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। गिग वर्कर्स की हम बात करते हैं। गिग वर्कर्स, इनकी संख्या टोटल हमारे देश में जितनी एक्टिव लेबर फोर्स है ना, उसका 1.3% गिग वर्कर्स हैं। क्या इनको कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है? नहीं। राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना जिसने अलग से इनके लिए फंड इस्टेब्लिश किया, बट अभी तक इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। एक इंस्टीट्यूट है मर्सर CFS, इसने ना एक इंडेक्स जारी किया 2021 में कि कौन सा देश सोशल सिक्योरिटी में अच्छा है। हमारे देश को पता है कौन सा स्थान मिला? 40 कितने में से? 43 में से। काफी बुरा हाल है हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी का। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने ना सोशल सिक्योरिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। पहली तो बात, बजट में जो एलोकेशन होता है ना सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा कम होता है, और मान लीजिए थोड़ा बहुत कर भी दिया तो उसको ना यूटिलाइज नहीं किया जाता अच्छे से, मतलब पैसे यूज ही नहीं किए जाते। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, आप एग्जांपल देखिए। नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड कब सेटअप किया गया था? यह फंड सेटअप किया गया था 2011 में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। शुरू में एलोकेशन किया गया था 1000 करोड़। जैसे देखो, रिक्शा चलाने वाले वर्कर हैं, बीड़ी वर्कर हैं। राइटर कहते हैं इन सभी वर्कर्स के लिए ना आपने सोशल सिक्योरिटी कोई स्कीम चलाई होती ढंग से तो 22,841 करोड़ की आवश्यकता थी, और आपने चिंदी भर जो पैसे हैं वो एलोकेट कर दिए। और एग्जांपल दिए जाते हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1990s में लॉन्च किया गया था। अब इसमें एक कंपोनेंट ये है, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन दी जाती है। शुरुआत हुई थी 75 रुपये पर मंथ के हिसाब से, लेकिन आज भी 200 रुपये पर मंथ की पेंशन दी जाती है। ये तो देखो, मतलब मिनिमम वेज पर डे से भी कम है। और 2006 के बाद से ही पेंशन अमाउंट अभी तक चेंज नहीं हुआ है। 200 रुपये में आप बताओ, बूढ़े जो लोग हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनका काम कैसे चलेगा? एक महीने में 200 रुपये। सरकार एक प्रकार से मजाक उड़ा रही है, उनके पैसे ना बढ़ा के या तो ये भी बंद कर दे। एक और एग्जांपल देखिए, जुलाई 2022 में कैग की रिपोर्ट आई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए ना दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए सेस इकट्ठा किया जाता है, स्पेशल टाइप का टैक्स ऑन टैक्स सेस इकट्ठा किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है, जितना सेस इकट्ठा किया गया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, उसमें से 94% यूज ही नहीं हुआ। मतलब पैसे इकट्ठे कर लिए वर्कर्स के लिए, लेकिन वो वैसे के वैसे पड़े रहे, उनको यूज नहीं किया गया। ये तो देखो इंडिया में हाल है। अब आप किसी दूसरे देश का एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ब्राजील का। ब्राजील की काफी तारीफ हो रही है सोशल सिक्योरिटी के मामले में। वहां पे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ना, कंट्रीब्यूशन बेस्ड है। कंट्रीब्यूशन बेस्ड मतलब कुछ वर्कर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा
कुछ एम्प्लॉयर करेगा, कुछ सरकार करेगी, और बाद में आवश्यकता पड़ने पर इसी फंड का जो पैसा है वर्कर के लिए यूज किया जाएगा। जबरदस्त वहां पे इनकम लॉस स्कीम है, मतलब वर्कर का किसी भी सूरत में इनकम लॉस होता है ना, जैसे एक्सीडेंट हो गया, वर्क के दौरान कोई प्रकार की डिसेबिलिटी आ गई, डेथ हो गई, बीमारी आ गई, तो उस समय वर्कर की इनकम के लॉस को कंपनसेट किया जाता है ब्राजील की इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, इवन अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान भी। और देखो, अगर वर्कर को जेल हो गई है ना, उस दौरान भी वर्कर की जो इनकम है वो इंश्योर्ड रहती है। कितनी बढ़िया स्कीम है ये ब्राजील की। थोड़ी और जानकारी देते हैं राइटर। जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम है ना, वो तो वर्कर सपोर्ट फंड से दी जाती है, जो इकट्ठा किया जाता है वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन से। इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वहां पे ऑलरेडी एक यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम है, तो वहां से वर्कर को हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारे देश में भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान योजना, जो सुर्खियों में है करप्शन की वजह से, वैसे ही वहां पे स्कीम है, तो वहां से उनको इंश्योरेंस मिल जाता है। लेकिन ना, वहां के संविधान में साफ तौर पे बोला गया है, अगर वर्कर स्पोर्ट फंड में पैसा नहीं है ना, तो आप जो नेशनल ट्रेजरी है, जो उनका खजाना है, वहां से पैसा लीजिए, लेकिन सोशल सिक्योरिटी वीक नहीं होनी चाहिए। वर्कर्स को मुसीबत के समय पैसा मिलना चाहिए। और एक और खास बात, देखो हमारे देश में तो ना, सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट लेना हो तो ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेके आओ, पेपर आपका गलत है, वर्कर्स को तमाम तरह के पचड़ों में फंसा दिया जाता है। वहां पे ना एक फोन कॉल से या फिर एक बैंक की विजिट से ना सोशल सिक्योरिटी का पैसा मिल जाता है। हमारे देश में आज के समय में 91% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन उनके पास सोशल सिक्योरिटी का अभाव है। उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। इंडिया को ऐसी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए वर्कर्स को जो फिजिकली फिजिबल हो, मतलब ऐसा नहीं 1-2 साल स्कीम चलाई फिर बंद हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आसान हो उस स्कीम का। कुछ प्रिंसिपल्स राइटर बताते हैं, जैसे ईपीएफओ है, ईपीएफओ में एक एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। कंट्रीब्यूशन इंक्रीज किया जा सकता है राइटर के अनुसार, और वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स जिनकी इनकम मीनिंगफुल है, मतलब ठीक ठाक है, तो उनसे कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है कि वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दें फ्यूचर में, ताकि उनकी पेंशन वगैरह बन जाए, पैसा इकट्ठा उनका होता रहे। इवन ये तो कॉमन सा पॉइंट है कि इनफॉर्मल जो एंटरप्राइजेज हैं उनको कन्विंस किया जाए कि आप फॉर्मलाइज हो जाओ। ये इतना आसान नहीं है, ब्रॉड पॉइंट है। राइटर कहते हैं कि देखो, हमारे देश में जो सबसे गरीब 20% लोग हैं ना, उनको आपको अगर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है ना, तो पैसा खर्चा होगा 1.37 ट्रिलियन रुपीज, जो कि देश के जीडीपी का 0.69% है। इसके बाद कुछ रिफॉर्म्स जिनकी आवश्यकता है, कुछ प्रोग्रेस अभी हुई है। वैसे देखो, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया 2020 में। इस कोड में ना, मतलब ये जो कानून आया था 2020 में, इसमें सोशल सिक्योरिटी अर्बन और रूरल पुअर को देने के लिए ना एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया। अर्बन एंड रूरल पुअर जैसे देखो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, गिग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जोमेटो स्विगी के वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, तो इन सभी अर्बन और पुअर वर्कर्स को ना लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मैटरनिटी एंड हेल्थ केयर बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, क्रैच फैसिलिटीज, ये सब देने की कोशिश की गई है, लेकिन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है। यही तो दिक्कत है ना, इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक है। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल, जहां पे जो वर्कर हैं अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर करवाने पर उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, डिसेबिलिटी कवर भी मिलता है। अभी तक 300 मिलियन वर्कर्स ने अपने आप को यहां पे इस ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर करवाया है। बट देखो, रजिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी ना इनफॉर्मल वर्कर्स के ऊपर है। एम्प्लॉयर को भी कुछ इंसेंटिव देना चाहिए ना, कि वो भी अपने वर्कर्स को यहां पे रजिस्टर करवाए, तभी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच की जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा फॉर्मलाइज होगी और ज़्यादा मजबूत होगी। इसका फ़ायदा फिर हो सकता है। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयर है ना, उनको बोलो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूट करें। ये वॉलंटरी नहीं होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, नीता किसी बीड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती है ना, नीता के एम्प्लॉयर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि आप नीता के प्रोविडेंट फंड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो। ऐसा नहीं कि वॉलंटरी मर्जी है एम्प्लॉयर की। इसके अलावा
जो लेबर कार्ड बनने चाहिए ना वो पैन इंडिया बनने चाहिए, बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान होनी चाहिए, तभी वर्कर्स आगे आएंगे अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। और डोमेस्टिक वर्कर्स पे स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है। डोमेस्टिक वर्कर्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, कभी भी उनको काम में निकाल दिया जाता है, जैसे शाम को मना कर दिया कि शाम से काम पे मत आना, कोई सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं। तो डोमेस्टिक वर्कर्स को एकजुट होने की आवश्यकता है। फिर राइटर कहते हैं ईपीएफ, ईएसआई, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो हमने शुरुआत में एग्जांपल देखे, इनके लिए आप एलोकेशन इंक्रीज कर दो और इनका यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए। अभी बहुत सारी स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की क्या डेफिनेशन है, प्लेटफॉर्म वर्कर की क्या डेफिनेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की क्या डेफिनेशन है, बहुत सारी कंफ्यूजन है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। इसके लिए देखो कुछ ना एनजीओज और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, शक्ति केंद्र, वर्कर के कार्ड वगैरह बनवाने के लिए जो सेंटर होते हैं, वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर, इनको थोड़ा पैसा दिया जाए ताकि ये अवेयरनेस फैलाएं वर्कर्स में सोशल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। समझ गए? ये अगर अवेयरनेस फैलाएंगे ना तो फिर वर्कर्स भी मांगने लगेंगे, फिर सरकार और अच्छी स्कीम चलाएगी। तो इसलिए इन सेंटर्स को थोड़ा पैसा दिया जा सकता है अवेयरनेस फैलाने के लिए। लास्ट में राइटर कहते हैं किसी प्रकार की देखो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में भी सोचा जा सकता है, ताकि क्योंकि आजकल ना डिमांड बेस्ड काम ज़्यादा होने लगा है, डिमांड हो तभी वर्कर को बुलाओ, पूरा महीना ना रखो। तो इसलिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसमें सभी जरूरतमंद कवर हो और एक निश्चित हो कि इतनी इनकम तो आपको मिलेगी ही, चाहे आप काम करो ना करो। हालांकि इसके अलग से डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट राइटर सजेस्ट करते हैं कोई यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम होनी चाहिए जरूरतमंदों के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजिंग वर्कफोर्स से संबंधित। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इस इंस्टीट्यूट ने ना एक रिपोर्ट पब्लिश की, इकोनॉमिक आउटलुक डेटा। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि हमारी जो देश में वर्कफोर्स है ना, वो वर्कर्स जो काम करते हैं उनकी एज इंक्रीज हो रही है। वैसे अक्सर हमारे देश में ये बोला जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, हमारे देश में यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन देखो ये हैरान करने वाली बात है, जो हमें डर लगता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की खिड़की हमेशा खुली नहीं रहेगी। एक लेवल ऐसा आएगा जब लोग बूढ़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, यूथ काम करने वाले लोगों की संख्या यंग नहीं रहेगी, तब हमारे पास ये मौका चला जाएगा। अगर हमने उनको अच्छे से स्किल ना दी तो हमें नुकसान हो जाएगा। राइटर क्या बोलते हैं, देखो 2016-17 में ना यूथ की पॉपुलेशन हमारे देश में कितनी थी? 35.49 करोड़। 2022-23 में ये बढ़ के हो गई है 38.13 करोड़। आपके मन में आया होगा, अरे सर यूथ इंक्रीज तो हुए हैं। अरे यूथ तो इंक्रीज हुए हैं, बट वर्कफोर्स की जो एज है ना वो इंक्रीज हो गई है। जो ये यूथ इंक्रीज हुए हैं सारे काम थोड़ी ना करते हैं, समझ गए? 2016-17 में 30 साल से नीचे के लोग जो काम करते थे उनकी संख्या थी 10.34 करोड़। लेकिन 2022-23 में वो लोग जिनकी एज 30 से कम है और काम करते हैं उनकी संख्या घट के 7 करोड़ रह गई है। अब समझ में आया आपको? मतलब जो वर्कफोर्स है ना, यंग एज में जो काम करती है वर्कफोर्स, उनकी संख्या कम हो रही है, और ज़्यादा एज में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्कफोर्स बूढ़ी हो रही है हमारी। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताता हूं। ये जो रिपोर्ट आई ना, इसमें वर्कफोर्स को ना 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यंग एज, मिडिल एज, ओल्ड एज। यंग एज मतलब वो जिनकी एज 15 से 30 के बीच में है, समझ गए? मिडिल एज वो मतलब जिनकी एज 30 से लेके 45 के बीच में है। ओल्ड एज वो जिनकी एज 45 या फिर उससे ज़्यादा है, समझ गए? अब हाइलाइट्स ये हैं इस रिपोर्ट की, यंग एज में जो वर्कफोर्स काम करती है ना उनकी संख्या कम हो रही है। 2016-17 में जितने हमारे देश में टोटल वर्कफोर्स थे ना, उसमें से 25% तो
यंग वर्कफोर्स थी, मतलब जिनकी एज 15 से 30 के बीच में थी, बट अब 2022-23 में घट के यंग फोर्स का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल वर्कफोर्स में घट के सिर्फ 17% रह गया है। पहले 100 में से 25 यंग वर्कफोर्स के थे, अब 100 में से 17 सिर्फ यंग वर्कफोर्स के रह गए हैं। मिडिल एज में भी डिक्रीज देखने को मिला है। पहले 100 में से 38 लोग मिडिल एज के थे, यानी 30 से 45 के बीच के थे। अब मिडिल एज के जो लोग हैं घट के 100 में से 33 रह गए हैं। लेकिन इंक्रीज कौन सी एज ग्रुप के लोग इंक्रीज हुए हैं वर्कफोर्स में? 45 या फिर उससे ज़्यादा की एज के जो वर्कर्स हैं ना, उनकी संख्या इंक्रीज हुई है। पहले 100 में से इनकी संख्या 37 थी, अब इनकी संख्या 100 में से बढ़ के 49 रह गई है। अब इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, मतलब साफ है कि वो वर्कर्स जिनकी एज 45 या इससे अधिक है, ऐसे लोगों की संख्या इंक्रीज हो रही है। और 2061 आते आते 2061 आते आते ऐसे वर्कर्स जिनकी एज 60 या फिर इससे अधिक है, ऐसे वर्कर्स की संख्या हो जाएगी 320 मिलियन। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस सबसे पहले देखो ये है, लैक ऑफ एल्डरली केयर स्ट्रक्चर। हमारे देश की वर्कफोर्स बूढ़ी होगी, अब बूढ़े लोगों की संख्या इंक्रीज होगी, उनको सपोर्ट करने के लिए सोशल सपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए ना, उनकी पेंशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, ये सब होना चाहिए, उनकी केयर के लिए। वैसा सोशल सपोर्ट सिस्टम एल्डर्स के लिए अभी हमारे देश में नहीं है। नेक्स्ट चैलेंज ये है, स्टेट एक्सचेकर पे बर्डन पड़ेगा, खजाने पे और ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि बूढ़े लोगों को ज़्यादा पेंशन देनी पड़ेगी। उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए सरकार को। अब देखो, ज़्यादा सरकार का खजाना, टैक्स पेयर्स का पैसा अगर पेंशन देने में जा रहा है, सैलरी देने में जा रहा है, तो फिर डेवलपमेंट रुक जाती है। सरकार का खजाना जो है ना, पेंशन सैलरी में उसका खजाने का एक छोटा हिस्सा जाना चाहिए, बड़ा हिस्सा नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को सैलरी देना कम कर दो, इसका मतलब ये है कि खजाना एक्सपेंड करो। बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई एकदम से, लेकिन खजाना, रेवेन्यू उतना सरकार का एकदम से नहीं बढ़ा। सारा पैसा तो फिर पेंशन वगैरह देने में यूज हो जाएगा, डेवलपमेंट के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट, क्विक पेस फॉर एजिंग। देखो, इतना जल्दी जल्दी लोग हमारे देश में बूढ़े हो रहे हैं वर्कफोर्स में, तो ये तो हमारे लिए चिंता की बात है ना। हम हमेशा ये तो दावा करते हैं कि हमारे देश में यंग लोग ज़्यादा हैं, यंग वर्कफोर्स हैं, एनर्जी हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो मौका तो हमारे हाथ से जा रहा है, ये डेटा शो करता है। जैसे देखो, फ्रांस में ना 110 सालों में फ्रांस में बूढ़े लोगों की संख्या डबल हुई, और स्वीडन में 80 साल लग गए बूढ़े लोगों की संख्या डबल होते होते। हमारे देश में सिर्फ 20 सालों में बूढ़े लोगों की संख्या डबल हो गई। ये चिंता की बात है। उसके बाद नेक्स्ट, पुअर सोशल सिक्योरिटी कवरेज। जैसा हमने डिस्कस किया, 90% वर्कफोर्स के पास तो कोई सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। पिछला आर्टिकल इसी पे बेस्ड था। इंक्रीजिंग पॉवर्टी अमंग द एज्ड, 2012 की स्टडी है यूएन पॉपुलेशन फंड की। इसमें बोला गया कि ओल्डर एज में ना बूढ़े लोगों में गरीबी रेट ज़्यादा है, क्योंकि बूढ़े लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। बूढ़े लोग का जो शरीर काम नहीं करता, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, सबके पास पेंशन भी नहीं होती, तो उनमें गरीबी की रेट ज़्यादा है। मनरेगा में भी 9.3 मिलियन यानी 93 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी एज 61 या फिर उससे ज़्यादा है। पुअर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, हमारे देश में सरकार हेल्थ पे काफ़ी कम खर्च करती है। चाइना में 3% ऑफ जीडीपी हेल्थ पे खर्च होता है, तो हमारे देश में सिर्फ 0.95%। यूएस में 8.5% ऑफ जीडीपी खर्च होता है हेल्थ पे। नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे देश में काफ़ी कम है, 7.8 पर 10,000 पीपल। चाइना में 17.9 पर 10,000 पीपल, और क्यूबा में तो 10,000 के पीछे में ऑलमोस्ट 80 डॉक्टर हैं। सरकार की स्कीम्स तो हैं काफ़ी, लेकिन नाम की हैं, जैसा हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया। ये कुछ बूढ़े लोगों के लिए स्कीम्स हैं, जैसे अटल वायो अभ्युदय योजना, स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। इन स्कीम्स में या तो एलोकेशन कम है या फिर यूटिलाइजेशन कम है। वे फॉरवर्ड अब कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। बूढ़े लोगों के लिए एक अलग से अप्रोच की आवश्यकता है। देखो, साउथ इंडिया में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, नॉर्थ इंडिया में कम हैं, तो स्टेट के हिसाब से बूढ़े लोगों के लिए अलग से स्कीम चलाई जाए।
ह्यूमन डेवलपमेंट पे सरकार ज़्यादा खर्च करे, फॉर एग्जांपल हेल्थ पे, एजुकेशन पे, दूसरे सोशल सेक्टर्स पर। इन स्टेट्स में सरकार ज़्यादा खर्च करती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर सरकार ज़्यादा खर्च करती है इन राज्यों में, तो देश को काफ़ी फायदा होगा। रिटायरमेंट की एज इंक्रीज कर दी जाए, अभी जैसे 58 है, कहीं कहीं 60 है, इसे इंक्रीज करके 65 कर दी जाए। आशा फॉर एल्डरली, अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो यंग हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनका यूज किया जाए बूढ़े लोगों की केयर के लिए। नेक्स्ट, रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ सिल्वर इकोनॉमी, ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है बूढ़े लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए। सिल्वर इकोनॉमी अगर सर पूछ ले यूपीएससी आपसे, सिल्वर इकोनॉमी मतलब वो लोग जिनकी एज 50 या फिर 50 से अधिक है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स या फिर सर्विसेज जो हैं वो सब आते हैं सिल्वर इकोनॉमी में। जैसे ब्लू इकोनॉमी है ओशियन के रिसोर्सेज, वैसे ही सिल्वर इकोनॉमी है 50 या फिर 50 से अधिक एज वाले लोगों की सर्विसेज या फिर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स। इंक्लूसिविटी को प्रमोट करे सरकार, ऐसा ना हो कि जो बूढ़ी वर्कफोर्स है उनके साथ किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो। रीएम्प्लॉयमेंट का भी ऑप्शन होना चाहिए, जैसे जापान में है। जापान में क्या कि कोई पर्सन अगर रिटायर हो जाता है ना तो उसको फिर से रीज्वाइन करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इस बार फ्रीलांसर के तौर पे, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे या फिर रिलैक्स्ड वर्किंग आवर के तौर पे जितना आप काम करना चाहते हो उतना कर लीजिए। 4 घंटे काम करना चाहते हो तो 4 कर लीजिए, 2 करना चाहते हो तो 2, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से रीज्वाइन करने का मौका उनको दिया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एजिंग वर्कफोर्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मेडिटेरेनियन सी से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों का। देखो लोकेशन आप देख लीजिए मेडिटेरेनियन सी की, उसके बाद आर्टिकल पे आते हैं। इसके आसपास ये सारे देश हैं। प्रीलिम में यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कौन कौन से देशों से कोस्ट लगता है मेडिटेरेनियन सी का। ग्रीस, अल्बानिया, यहाँ पे वाइल्ड फायर की काफ़ी खबरें आई थी, जंगलों में आग लग गई थी, तो काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये मेडिटेरेनियन सी। हो क्या रहा है, देखो जो ये ऊपर के हमने देश देखे ना, ग्रीस, अल्बानिया, यहाँ पे ना वाइल्ड फायर काफ़ी लगी। एक ये रीज़न है और मल्टीपल रीजन्स की वजह से ना जो ये मेडिटेरेनियन सी है ना, यहाँ पे एक्सट्रीम हीट देखने को मिल रही है। सी सरफेस टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड 28.7 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया है, और कहीं कहीं पर तो इवन जो सी सरफेस टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा आ चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप सब यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा ज़्यादा है, क्या होगा, मतलब सी सरफेस टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो ये प्रॉब्लम क्यों है? देखो प्रॉब्लम कई सारे रीजंस की वजह से है। एक तो पानी जितना गर्म होता है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये कम डिजोल्व होती हैं गर्म पानी में, और ठंडे पानी में ये ज़्यादा बेहतर ढंग से डिजोल्व होती हैं, घुलती मिलती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस। तो पानी गर्म हो गया, ये गैसेस मिलनी बंद हो गई, थोड़ी कम हो गई, तो जो मैरीन क्रिएचर्स हैं जैसे मछलियां वगैरह हैं, उनको तो सांस लेने के लिए गैसेस नहीं मिलेंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट नुकसान ये होगा, गर्म पानी में ना मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी जल्दी से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी भी जाती है। अब खाना डाइजेस्ट हो गया, एनर्जी कंज्यूम हो गई, और ज़्यादा खाना खाने की आवश्यकता होती है, मरीन एनिमल्स को नहीं मिलेगा, भूखा मरने वो स्टार्ट हो जाएंगे, ये नुकसान होता है। समझ गए, मतलब ज़्यादा फूड की आवश्यकता होती है बढ़े हुए मेटाबॉलिज्म रेट को सस्टेन करने के लिए, लेकिन ज़्यादा खाना उन्हें मिलता नहीं, इस वजह से वो भूखे मरने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट नुकसान ये होता है, देखो एग्रीकल्चर की वजह से जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के कंपाउंड्स हैं वो पानी में घुल मिल जाते हैं ना, नदी के सहारे जो आ जाते हैं, तो वहाँ ना ऐसी सिचुएशन में अलगल ब्लूम हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की संख्या इंक्रीज हो गई आसपास के इलाकों में। एग्रीकल्चर में इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हुए जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं, वो बह के आ गए समुद्र में। अब समुद्र के पानी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आ गया, तो यहां पे ना अब एल्गी की संख्या इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब गर्म पानी में ना ये ज्यादा तेजी से होता है। अब एल्गी ब्लूम से नुकसान ये होता है, एल्गी की संख्या इंक्रीज हो गई, सारे रिसोर्सेज तो ये एल्गी खा जाते हैं,
और दूसरे मेरीन एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए सोर्सेज बचते नहीं हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट आता है व्हाट स्पीसीज एंड इकोसिस्टम आर वर्स्ट हिट बाय मेरीन हीट वेव्स। कौन सी स्पीसीज को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? देखो, बिल्कुल जो सी बेड के नज़दीक रहती है ना, गहराई पे रहती हैं, जैसे देखो कोरल्स हैं और इसके अलावा सी ग्रास हैं, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बाकी मछलियाँ जो हैं वो तो पानी गर्म होने की वजह से मूव कर जाती हैं, भाग जाती हैं ठंडे पानी में, लेकिन जो नीचे सी बेड पे होती हैं, सी ग्रास, कोरल्स, ये तो भाग नहीं सकते, ये माइग्रेट नहीं कर सकते, तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब ये जो सी ग्रास वगैरह मान लो ख़त्म हो गई, सी ग्रास आपको पता है एक हैबिटेट प्रोवाइड करती है बाकी मछलियों के लिए, अगर यही ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी मछलियाँ चली जाएंगी और बचेगा कौन? सिर्फ स्टारफिश जैसी मछलियाँ रह गई जिनको कंज्यूम नहीं किया जाता। समझ गए? ऐसा नुकसान होता है। क्या किसी को फ़ायदा भी होता है? देखो, उनको फ़ायदा होता है जो इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं। मान लीजिए कोई स्पीसीज है, इंडो पैसिफिक ओशन की है, जहाँ पे पानी रिलेटिवली गर्म है, वहाँ से आई है मेडिटेरेनियन सी में, अब उसको तो फ़ायदा है ना, क्योंकि बाकी मछलियाँ भाग जाएंगी और बचेंगी ऐसी मछली जो इन्वेसिव है, जो यहाँ की है नहीं, अब उसको गर्म पानी में रहने की आदत है, तो वो बच जाएगी। जेलीफिश का एग्जाम्पल एक और ले सकते हो, हाई टेम्परेचर में ये सर्वाइव करती हैं, क्योंकि बाकी तो ओवर फिशिंग हो जाती हैं, बाकी मछलियाँ भाग जाती हैं, तो सिर्फ बचती है जेलीफिश। तो इनको कोई मारने वाला नहीं है अब जेलीफिश को, तो इनकी संख्या इंक्रीज हो जाती है। लोगों को क्या नुकसान होता है? देखो, ह्यूमन बींग्स को तो नुकसान ही नुकसान है ना, मछलियाँ बचेंगे नहीं, वहाँ पे भाग जाएंगी, तो फिशरमैन को नुकसान हो गया। बाकी बची इन्वेसिव स्पीसीज वाली मछलियाँ जो बाहर की हैं, उनमें से सारी खाने लायक होती नहीं, एक दो खाने लायक हैं, जैसे रैबिट फिश, लायन फिश, और हैबिटेट लॉस की वजह से बाद में भी फिश यहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि सी ग्रास वगैरह ख़त्म हो गई, सी ग्रास नीचे से ख़त्म हो गई, कोरल ख़त्म हो गए, तो टूरिज्म भी नहीं होगा, तो ह्यूमन बींग्स को तो हर तरफ से नुकसान ही है। कुछ किया जा सकता है क्या? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये की जा सकती है कि आसपास के एरिया में जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन वगैरह बह के आ जाता है, उसे रोका जाए। ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसे रोका जाए। एक टारगेट है कि 2030 तक 30% जो ओशंस हैं वर्ल्ड के, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये टारगेट से अभी काफ़ी पीछे हैं, सिर्फ 8% सी को ही प्रोटेक्ट किया जा सका है। तो ऐसे ओशन के एरियाज़ की संख्या इंक्रीज की जाए जहाँ पे सब कुछ बैन हो, फिशिंग, डाइविंग, बोटिंग, सब कुछ अलाउड ना हो। जैसे नेशनल पार्क होते हैं ना ज़मीन पे, वैसे ही इस प्रकार के नेशनल पार्क बने जहाँ पे अलाउड ही ना हो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़। ऐसे एरियाज़ को इंक्रीज करने की आवश्यकता है। दूसरा, ओशियंस को रिजिलियंट बनाने की आवश्यकता है कि कल को कुछ हो जाए तो वो रिजिलियंट हो, लॉस को, एक्सट्रीम इवेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। इस प्रकार से हमें हमारे ओशियंस को बनाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मेडिटेरेनियन सी से संबंधित। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये प्री का क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है जो इस बार यूपीएससी ने पूछे थे, और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है। दोनों इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं प्री के, दोनों का आंसर्स आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था इसका आंसर देखो सी है। सी स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो 3 महीने का एग्जाम्पशन दे सके, तो ये स्टेटमेंट गलत है दूसरे वाली। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देखिए और pwonlyas.com पर जाके अटेम्प्ट कीजिए। वहाँ पे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं वो इवेल्युएट भी होते हैं, मॉडल आंसर्स भी आपको मिलेंगे, तो pwonlyas.com पर आप जा सकते हो। अब इसके बाद आज की एथिकल डेफिनेशन है कॉमन गुड। कॉमन गुड मतलब देखो वो फैसिलिटीज़ जिससे ना पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होता है, मतलब कम्युनिटी के सभी मेंबर्स जिनका फ़ायदा उठाते हैं, वो है कॉमन गुड। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा सभी को होता है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे पार्क है, इसका फ़ायदा सबको होता है। जुडिशियल सिस्टम कॉमन गुड है। सिविल लिबर्टीज़ जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब कॉमन गुड हैं, जिनका कॉमन गुड मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ जिनका बेनिफिट कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को होता है, समाज के सभी लोगों को होता है। तो ये अगर क्वेश्चन में एथिक्स में पूछ ले यूपीएससी तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिक टर्म है, ज़्यादातर लोगों को मतलब पता भी होगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में यूज़ कर ली गई तो आंसर देने में आसानी होगी। जैसे देखो जाते जाते एक और एग्जांपल देता हूँ इसका कॉमन गुड का। जैसे ओनली आईएएस के नोट्स हैं,
या फिर एडिटोरियल डिस्कशन है, ये कॉमन गुड है, इसका फायदा समाज के सभी लोगों को होता है। देखो बढ़िया एग्जाम्पल दिया ना मैंने, आप भी अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल दीजिए कॉमन गुड का। अब जाते जाते कल जो आर्टिकल्स डिस्कस किए थे उसकी समरी देख लेते हैं जल्दी से। जजेस को अपनी एसेट डिक्लेयर करनी चाहिए, सभी लोग करते हैं, सिविल सर्वेंट करते हैं, और जो MP MLAs हैं इनको भी करनी होती है इलेक्शन जीतने के 90 दिनों के अंदर अंदर, और जब इलेक्शन लड़ते हैं तब भी ये करते हैं। जजेस नहीं करते। वैसे 1997 में एक रेजोल्यूशन अडोप्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हर एक सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का जो जज है वो अपॉइंटमेंट के दौरान और हर साल के बिगिनिंग में अपनी एसेट डिक्लेयर करेगा। फिर उसके बाद 26 अगस्त 2009 को ये बात फिर से बोली गई सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच के द्वारा। लेकिन क्या एसेट डिक्लेयर हुई? नहीं। सुप्रीम कोर्ट की आप वेबसाइट पर जाओगे ना, सिर्फ 55 जजेस की एसेट आपको मिलेगी, और वो भी 2018 के बाद अपडेट नहीं हुई है। बिल आया था 2016 में, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल। बहुत सारी बातें इस बिल में बोली गई थी कि किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो क्या होगा, कैसे इंक्वायरी होगी, और जजेस को कैसे बिहेव करना चाहिए, एसेट डिक्लेयर करनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, बहुत सारी बातें थीं। 15वीं लोकसभा में बिल आया था, लैप्स कर गया, उसके बाद कभी नहीं आया। पाथ अहेड क्या है? देखो सुप्रीम कोर्ट को स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हर हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी एसेट डिक्लेयर करें। कोलिजियम प्रोविजन कर सकता है, ऑलरेडी जो एक्ट्स हैं उनको अमेंड किया जा सकता है। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट, RBI के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है क्रेडिट देने के लिए। पोर्टल का नाम है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। सारी इंफॉर्मेशन होगी इस प्लेटफॉर्म पे, सभी बैंकों की जो क्रेडिट देते हैं, सरकार जो स्कीम्स चलाती हैं, आधार कार्ड से संबंधित डेटा, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी। तो बैंकों को ना क्रेडिट देने में आसानी होगी। कोई भी क्रेडिट लेने जाएगा, लोन लेने जाएगा, तो इस प्लेटफॉर्म की सहायता से देखा जा सकता है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो वेरिफिकेशन आसान होगी, जल्दी क्रेडिट मिल जाएगा। खास करके इनफॉर्मल सेक्टर में लोन आसानी से मिलता नहीं है। किसानों को, छोटे किसानों को, मंझले किसानों को मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता है, डेट ट्रैप में वो फंस जाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की सहायता से ऐसे लोगों को लोन मिलना अब आसान हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग केस टू रिस्टोर सेक्शन 84 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951। देखो 2013 में ना सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि जैसे ही कोई MP MLA को 2 या 2 से अधिक साल की सजा होगी, तुरंत वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहले क्या होता था, 3 महीने की विंडो मिलती थी, लेकिन इस विंडो को स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं 3 महीने की विंडो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इससे तो तुरंत की तुरंत मेंबरशिप चली जाती है, इससे MP MLAs का करियर तबाह हो जाता है। दूसरा, प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन की, लेकिन सेक्रेटरी कर रहे हैं, लोकसभा के सेक्रेटरी, वो गलत है। जबकि आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल है 103, इसमें साफ तौर पे बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन जारी करें। फिर एक बात ये बोली जाती है कि जब सजा पे रोक लग गई ना, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो वर्डिक्ट दिया ना, राहुल गांधी की सजा पे रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो कन्विक्शन पर ही रोक लगा दी। लेकिन डाउट इस बात पे है, क्या सजा पर रोक लग गई तब भी क्या डिस्क्वालिफिकेशन रद्द हो जाएगी या नहीं होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इस बात पे कुछ नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली बोला कि राहुल गांधी को 1 दिन की भी सजा कम हुई होती तो उनकी मेंबरशिप नहीं जाती। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया सजा की संख्या पर। समझ गए? तो इस वजह से अब फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट इस बात पे क्लैरिफाई करेगी, क्या सजा पर रोक लगने से ही डिस्क्वालिफिकेशन रद्द हो जाएगी या फिर कन्विक्शन पर रोक लगाना जरूरी है। समझ गए? तो ज्यादा बोल दिया मैंने, समझ गए। खैर, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।